हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं आपको स्टोरी कैसी लग रही है। अनंत धीरे धीरे वीर के लैपटॉप को देखने के लिए आगे बढ़ा और लैपटॉप को देखकर उसकी हंसी छूट गई। अचानक से अपने पास से हंसी आते देख वीर का भी ध्यान टूट गया और अनंत को पास देखकर उसने जल्दी से लैपटॉप बंद कर दिया। दरअसल वीर लैपटॉप पर सर्च कर रहा था कि रूठी हुई पत्नी को कैसे बनाए। अनंत अपना पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगा। वीर गुस्से से अनंत को ही घूर रहा था। वीर अपने बॉसी अंदाज में गुस्से से बोला, ये ऑफिस है, कोई सर्कस नहीं जो तुम दांत दिखाकर हंस रहे हो। वीर का गुस्सा देख अनंत ने हंसना तो बंद किया, फिर भी वह मुस्कुरा रहा था और वीर का मजाक बनाते हुए बोला, अंडरवर्ल्ड के किंग और शेखावत कंपनी के बॉस अपनी रूठी पत्नी को मनाने के तरीके सोच रहे हैं, कैसे दिन आ गए। वीर अनंत की बातों को नकारते हुए बोला, तुम्हारी आंखें खराब हो गई है, मैं ऐसा कुछ नहीं देख रहा था, मैं अपना जरूरी काम कर रहा था। अनंत मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है बॉस, आपकी बात मान ली, लेकिन मेरे पास एक तरीका तो था, लेकिन जब भाभी नाराज ही नहीं है तो आप उस तरीके को जानकर क्या ही करोगे। इतना बोलकर अनंत वहां से जाने लगा और मंद मंद मुस्कुराने लगा। उसकी उम्मीद के हिसाब से जल्द ही वीर ने अनंत को रोक लिया। वीर कोल्ड आवाज में बोला, रुको। अनंत पीछे घुमा और बोला, जी बॉस। वीर हिचकिचाते हुए बोला, वो तुम कुछ बता रहे थे। अनंत वीर के मजे लेने के मूड में था और ऐसा मौका उसे कब मिले फिर भला, इसलिए अनजान बनते हुए बोला, क्या बॉस। वीर अनंत को गुस्से से घूरने लगा और गुस्से से बोला, यही कि कैसे मनाते हैं। अनंत अनजान बनते हुए बोला, क्या बॉस। वीर अनंत को अब खा जाने वाली नजरों से देखने लगा। अनंत डर गया और जल्दी से बोला कि बीवी को मनाने का तरीका जानना है बॉस। वीर कोल्डली और गुस्से से बोला, हाँ। अनंत जल्दी से जवाब देते हुए बोला, बॉस। घर जाते वक्त भाभी के लिए 99 रोजेस का सुंदर का गुलदस्ता ले जाए, जिसे भाभी खुश होकर आपको माफ कर देगी। वीर अनंत की बात के बारे में सोचने लगा। अनंत थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए बोला, वैसे बॉस आपने किया क्या है। वीर अनंत को घूरने लगा और बोला, तुम्हें क्यों जानना है। अनंत बोला, वो बॉस अपने जितनी बड़ी गलती की होगी वैसे ही तो भाभी मानना पड़ेगा। वीर ने अनंत की बात को अनसुना कर बोला, तुम जा सकते हो। दूसरी ओर शारदा गुस्से से तमतमाते हुए नीचे आई। भवानी दादी बोली, क्या हुआ शारदा। शारदा गुस्सा दिखाते हुए बोली, माँ, आजकल के बच्चों को कोई लाज शर्म है ही नहीं। भवानी सर्द आवाज में बोली, बात को जलेबी की तरह ना घुमा, सीधे सीधे बता क्या हुआ। शारदा बोली, माँ, दोनों शादी से पहले ही, अब आप समझ जाओ। भवानी दादी को गुस्सा आ गया और जोर से प्रतीक को आवाज लगाने लगी। प्रतीक, जो प्रिया को चुप कराने की कोशिश कर रहा था, वह अपनी दादी की गुस्से भरी आवाज सुनकर मन ही मन बोला, मर गया आज तो। प्रिया भी दादी की आवाज सुनकर सहम सी गई थी और वह जल्दी से प्रतीक के गले लगते हुए बोली, प्रतीक, दादी कितने ज्यादा गुस्सा में है। प्रतीक बोला, तुम चिंता मत करो, तुम यहीं बैठो, मैं बात करता हूँ। इतना बोलकर प्रतीक नीचे आ गया। भवानी दादी गुस्से से बोली, ये मैं क्या सुन रही हूँ छोरा, तुम दोनों एक साथ, मुझे तो कहने में ही शर्म आ रही है। प्रतीक अपनी दादी को समझाते हुए बोला, अरे दादी, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी भी जल्द ही कर लेंगे,
तो फिर क्या दिक्कत है? शारदा गुस्से से बोली, देखा माँ, इसकी जुबान कैसे चल रही है, इसे हमारी हाँ या ना से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ये तो अभी से ही उसका गुलाब बन चुका है। प्रतीक बोला, माँ ऐसा कुछ नहीं है, जमाना बदल गया है, आजकल हर कोई लिविंग रिलेशनशिप में रहता है। भवानी बोली, रहते होंगे छोरे, पर मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। मैं तुझे पहले ही कह देती हूँ, 1 महीना हम उस छोरी को पहले परखेंगे और फिर ही उसकी शादी करवाएंगे, वरना नहीं। और हाँ, अब से जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती तुम दोनों साथ एक कमरे में नहीं रहोगे। प्रतीक बोला, पर दादी। भवानी दादी बोली, पर वर कुछ नहीं, यही मेरा फैसला है। अगर तुझे नहीं मानना तो हम सभी आज ही यहाँ से चले जाते हैं हमेशा के लिए, फिर तुझे सिर्फ अपनी मौत के बाद ही अपनी शक्ल दिखाएंगे। प्रतीक बोला, दादी आप ये सब क्या कह रही है, कुछ सोच समझ के तो बोलिए। शारदा बोली, दादी सही ही कह रही है, जब तुझे हमारे फैसले से कोई मतलब नहीं तो फिर हम यहाँ रुक कर क्या करेंगे। आखिर में थक हार कर प्रतीक को दादी और अपनी माँ की बात माननी पड़ी। भवानी दादी आगे बोली, और हाँ तू हम लोगों के बीच कुछ नहीं बोलेगा। प्रतीक ने हाँ में सर हिला दिया। शारदा बोली, माँ वो लड़की। प्रतीक बीच में बोला, माँ उसका नाम प्रिया है। शारदा बोली, हाँ जो भी हो माँ, प्रिया को आपके रूम में ही शिफ्ट कर देते हैं। प्रतीक जल्दी से बोला, पर इसकी क्या जरूरत है। शारदा घूरते हुए बोली, ताकि तुम दोनों रात अंधेरे में मिलो नहीं और वो सब भी नहीं करो। प्रतीक अपनी दादी और माँ से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया और बोला, आपको जो करना है वो करो। इतना बोलकर वो स्टडी रूम की ओर जाने लगा। तभी शारदा बोली, उस महारानी को भी नीचे आने का कह देना। प्रतीक चीर चुका था, लेकिन वो अपनी दादी और माँ को ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकता था। दूसरी ओर नित्या ऑफिस से फाइल लेकर निकल गई। शौर्य ने नित्या को पहले ही प्रतीक के घर का एड्रेस बता दिया और साथ ही प्रतीक को भी इन्फॉर्म कर दिया। नित्या ऑफिस से बाहर निकल, उसने अपने लिए कैब बुक की। थोड़ी ही देर में कैब भी आ गई। नित्या अपनी कैब में बैठ गई, लेकिन मन ही मन वह सोच रही थी कि वीर को प्रतीक के घर जाने का बताए या ना बताए, क्योंकि सुबह वीर के व्यवहार से वह बहुत ही नाराज थी। लेकिन फिर भी नित्या ने वीर को कॉल लगा दिया। वीर की अंगुलियां लैपटॉप पर नाच रही थी, तभी उसका फोन रिंग हुआ और उसमें वाइफ लिखा देखा। उसकी अंगुलियां वहीं पर रुक गई और चेहरे पर मुस्कुराहट खिल गई। 1 सेकंड भी ना गवाते हुए उसने एक ही रिंग में कॉल उठा लिया। इतना जल्दी कॉल उठता देख नित्या हैरान हो गई। नित्या कुछ बोल पाती, उसे पहले ही वीर की आवाज आई। वो बोला, मुझे पता था तुम मुझसे ज्यादा नाराज नहीं रह सकती। नित्या ने वीर की बात को अनसुना कर बोली, मुझे कुछ जरूरी काम से प्रतीक के घर जाना पड़ रहा है, तुम बेवजह शक करो उसे पहले ही बता रही हूँ। फोन पर सन्नाटा सा छा गया। वीर की मुस्कुराहट भी गायब हो गई। वह कुछ कह पाता, उसे पहले ही नित्या ने फोन रख दिया। वीर गुस्से से स्क्रीन को घूरने लगा और बोला, इसकी हिम्मत कैसे हुई वीर सिंह शेखावत का फोन उसे बिना पूछे काटने की। खैर पहले बीवी की नाराजगी दूर करनी होगी, फिर मेरे फोन को काटने की सजा दूंगा। वीर ने अनंत को कॉल किया और उसे इंस्ट्रक्शन देने के बाद फोन रख दिया और मन ही मन बोला, बीवी देखता हूँ अब तुम्हारी नाराजगी दूर कैसे नहीं होगी। दूसरी ओर प्रिया नीचे आई। शारदा और भवानी दोनों ही प्रिया को गुस्से से देख रहे थे, लेकिन उसे कहा कुछ नहीं।
जिसे प्रिया अंदर तक सिहर गई। भवानी दादी बोली, आज का लंच तू ही बनाएगी और किसी की मदद नहीं लेगी। प्रिया ने हाँ में सर हिला दिया और जल्दी से किचन में चली गई। शारदा बोली, दादी क्या आपको लगता है ये खाना बना पाएगी? भवानी दादी सोचते हुए बोली, देखते हैं छोरी में दम है या नहीं। तभी पीछे से आवाज आई, नमस्ते दादी, आंटी जी। प्यारी सी आवाज सुनकर भवानी और शारदा का ध्यान पीछे की ओर गया और लाल रंग की साड़ी में नित्या की खूबसूरती देखकर वो दोनों ही दंग हो गए। शारदा धीरे से बोली, माँ, ये लड़की तो किसी अप्सरा से कम नहीं है, मुझे ऐसी ही बहू चाहिए। दादी भी बोली, हाँ बहू, लड़की सुंदर तो है ही, साथ ही अलग तेज है इसमें। खुद को घूरता पाकर नित्या बोली, क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? ओह सॉरी, आपने मुझे पहचाना नहीं होगा, मैं भी पागल हूँ, आपको इंट्रो तो दिया ही नहीं अपना। मैं नित्या हूँ, ओबरॉय कंपनी में काम करती हूँ, वो बॉस ने बुलाया था काम से। शारदा और दादी नित्या की मीठी आवाज सुनकर पिघल ही गए। भवानी दादी बोली, अरे बेटा, तू लग ही इतनी सुंदर रही है, हमारी नजरें ही नहीं हट रही। ये सुनकर नित्या शर्मा सी गई और बोली, थैंक यू। शारदा उसे सोफे पर अपने पास बैठते हुए बोली, बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? नित्या बोली, हाँ आंटी पूछिए ना। शारदा बोली, तुम सिंगल हो? नित्या ये सुनकर हैरान हो गई। तभी उसे सुबह वीर की बात आई, जब उसने दादाजी को मना किया था कि अभी शादी के बारे में नहीं बताना। नित्या को हिचकिचाता देख शारदा को लगा कि उसका बॉयफ्रेंड होगा, जिसे वह मायूस हो गई और बोली, कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम्हें नहीं बताना तो। नित्या जल्दी से बोली, नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिंगल हूँ। शारदा यही तो सुनना चाहती थी और खुशी से उछलते बोली, तो तुम क्या मेरे बेटे? दादी जल्दी से अपनी बहू शारदा की बात काटते हुए बोली, अरे बेटा, तुम्हें प्रतीक से काम है ना, तो जाओ, वो सामने से राइट जाकर सीढ़ी है, वहां से लेफ्ट में ही पहला रूम ही स्टडी रूम है, वहां है वो। नित्या ने हाँ में सर हिलाया और जाने लगी। तभी शारदा बोली, बेटा चाय लोगी या काफी? नित्या बोली, अरे आंटी, इसकी कोई जरूरत नहीं, आप परेशान हो जाएगी। शारदा बोली, अरे बेटा, इसमें परेशानी की क्या बात है, चलो अब जल्दी से बताओ। शारदा के इतना बोलने पर नित्या ने कॉफी के लिए कह दिया और फिर वह स्टडी रूम की ओर बढ़ गई। वहीं दूर खड़ी प्रिया दादी और सास को नित्या से हंसते हुए बात करते देख उसकी गुस्से से मुट्ठी कस गई और उसने विदुर को कॉल मिला दिया। विदुर ने कॉल नहीं उठाया। प्रिया झलक गई और फिर से कॉल मिलाया। इस बार विदुर ने दो ही रिंग में कॉल उठा लिया और रूखे अंदाज में बोला, हाँ बोलो। प्रिया गुस्से से बोली, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? विदुर गुस्से से बोला, तुम क्या कही कि प्रधानमंत्री हो जो तुम्हारा कॉल उठाना जरूरी है, और मेरे से तमीज से बात करो। प्रिया ने गहरी सांस भरी और बोली, तुमने काम किया कि नहीं? विदुर इरिटेट होते हुए बोला, उसके लिए टाइम लगेगा। प्रिया बोली, आखिर कितना टाइम? और विदुर बोला, 1-2 महीना। प्रिया हैरानी से बोली, इतना ज्यादा समय? विदुर बोला, हाँ, तुम मुझे जितना ज्यादा खुश रखोगी उतनी ही जल्दी तुम्हारा काम होगा। प्रिया गुस्से से बोली, तुम ये सब जानबूझ कर रहे हो ना, ताकि मेरा फायदा उठा सको। ये सुनकर विदुर हंसने लगा और बोला, तुम में फायदा उठाने लायक क्या है? इसे अच्छा तो मैं किसी को हायर करता तो वो मुझे अच्छे से सैटिस्फाई करती।
प्रिया की गुस्से से मुठ्ठियां कस गई और बोली तो उन्हीं को बुला लो। विदुर बोला बेबी, तुम्हें अपना काम करवाना है तो तुम्हें ही तो मुझे खुश करना पड़ेगा ना। चलो आज रात को 8 बजे समय से आ जाना। बिना प्रिया के जवाब के उसने फोन कट कर दिया। प्रिया फोन पर हेलो हेलो करती ही रह गई। प्रिया गुस्से से बोली विदुर, तुम बहुत बुरे हो। तभी शारदा की आवाज आई, प्रिया प्रिया। प्रिया को बहुत ही गुस्सा आ रहा था लेकिन जैसे तैसे गुस्से को शांत कर वह बाहर गई। शारदा गुस्से से बोली कब से आवाज लगा रही हूँ, बहरी हो गई है जो सुनाई नहीं देता तुझे। प्रिया ने गुस्से से मुठ्ठियां बना ली लेकिन कुछ कहा नहीं और सर झुका लिया। शारदा ऑर्डर देते हुए बोली स्टडी रूम में 2 कप कॉफी बना कर दे आ और 2 कप चाय मेरे और दादी के लिए ले आ। प्रिया सहमति जताई और वहां से चली गई। दूसरी ओर नित्या ने स्टडी रूम का दरवाजा नॉक किया। प्रतीक बोला कम इन। नित्या अंदर आई और प्रतीक ने सर उठाकर नित्या की ओर देखा और देखता ही रह गया लेकिन जल्द ही उसने अपनी नजरें हटा ली और अपनी फाइल में देखते हुए बोला बैठ जाओ, प्रोजेक्ट की फाइल लाई हो। नित्या ने बैठते हुए फाइल आगे कर दी। प्रतीक और नित्या प्रोजेक्ट का डिस्कस करने लगे। नित्या साथ ही कुछ पॉइंट को साथ साथ में नोट करने लगी और लैपटॉप पर टाइप भी। प्रतीक एक फोन पर किसी का कॉल आ गया। वह नित्या को टाइप का बोलकर वह फोन पर बात करने के लिए बाहर आ गया। नित्या फोकस के साथ लैपटॉप पर काम कर रही थी। प्रतीक बात कर अंदर आया और नित्या को काम करते हुए एक नज़र देखा और धीरे से उसकी ओर बढ़ गया। नित्या के टाइप करने की स्पीड देख हैरान और इम्प्रेस भी था। तभी नित्या गलती से गलत टाइप कर दिया। प्रतीक नित्या की ओर झुकते हुए लैपटॉप स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए बोला देखो, तुमने यहाँ गलती कर दिया। नित्या ने देखा और सॉरी बोलते हुए बोली सॉरी बॉस, अभी सही करती हूँ। प्रतीक वैसे ही झुका हुआ नित्या को इंस्ट्रक्ट दे रहा था तो वही नित्या काम कर रही थी। इसी बीच वह दोनों इतना ज्यादा एक दूसरे के करीब आ गए कि उन्हें खुद को पता नहीं चला। तभी कॉफी लेकर प्रिया बिना दरवाजा नॉक किए अंदर आई और अपने सामने का नजारा देख वह हैरान हो गई और गुस्से से बोली ये क्या हो रहा है। वह दोनों काम में इतना ज्यादा खो गए थे कि प्रिया के आने का पता ही नहीं चला। प्रिया की तेज आवाज सुनकर दोनों ने एक साथ दरवाजे की ओर देखा और फिर एक दूसरे की ओर, जहां दोनों के चेहरों के बीच 1 इंच से भी कम फासला था और थोड़ा और करीब होते तो दोनों की किस हो जाती। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखा और उन्हें बहुत ही ऑकवर्ड महसूस हुआ। प्रतीक और नित्या जल्दी से एक दूसरे से दूर हुए। प्रिया टेबल पर जोर से ट्रे रखते हुए बोली ये तुम दोनों क्या कर रहे थे। प्रतीक जल्दी से प्रिया के पास आया और बोला प्रिया मेरी जान, हम काम कर रहे थे बस, इसे ज्यादा कुछ नहीं। नित्या भी जल्दी से बोली हाँ मैडम, हम बस काम ही कर रहे थे। प्रिया गुस्से से नित्या को घूरने लगी और थोड़ा गुस्से से बोली काम की कर रहे थे तो ठीक है, वरना मुझे लोगों को उसकी औकात दिखाना अच्छे से आता है। ये सुनकर नित्या की आंखें नम हो गईं लेकिन उसने अपनी नाम आंखों को छुपाने के लिए सर नीचे कर लिया। प्रतीक प्रिया से नाराजगी से बोला प्रिया ये तुम कैसे बात कर रही हो इसे, मैंने बोला ना हम काम कर रहे थे। प्रिया बोली पर प्रतीक ने हाथ दिखाकर प्रिया को चुप रहने का इशारा किया और बोला जाओ फिलहाल यहाँ से। प्रिया गुस्से से वहां से चली गई तो वही प्रिया के जाने के बाद प्रतीक बोला प्रिया की बदतमीजी के लिए मैं सॉरी कहता हूँ। नित्या बोली कोई बात नहीं सर,
दोनों फिर से काम करने लगे, लेकिन इस बार दोनों ने ही डिस्टेंस बनाकर बैठे और ध्यान भी रखा इस बात का। दूसरी ओर टीनू ने क्वीन को कॉल किया। क्वीन ने जल्द ही कॉल उठा लिया। टीनू मुस्कुरा कर बोला, क्वीन कैसी है रे? क्वीन गुस्से से बोली, तुम कोई मेरे मासी के लड़के नहीं हो जो मेरा हाल चाल पूछ रहे हो, काम की बात करो। टीनू मन ही मन गुस्से से बोला, फुलझड़ी खुद को कुछ ज्यादा ही समझती है और मुझे टीनू भाई को अकड़ दिखाती हैं। एक बार किंग मेरे हाथ आ जाए फिर इस क्वीन को हर रात अपने बेड पर। तभी क्वीन गुस्से से बोली, अब कुछ बोलोगे भी? टीनू जल्दी से बोला, किंग ने शादी कर ली है। क्वीन गुस्से से बोली, क्या तुम सच कह रहे हो? टीनू बोला, हाँ सही कह रहा हूँ। क्वीन बोली, अगर तुमने किसी भी तरह का मुझसे मजाक किया तो तुम्हारी अर्थी निकलेगी सीधा फिर। टीनू बोला, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, ये बात सच्ची है। क्वीन बोली, तुमने किंग को देखा या उसकी पत्नी को? टीनू बोला, मैंने नहीं देखा पर मेरे सोच से पता चला है। क्वीन बोला, तो तुम किंग का फोटो ला सकते हो? टीनू बोला, तुम क्या पागल हो गई हो? किंग की बिना मर्जी के कोई उसे देख नहीं सकता। वो तो उसने अपनी वाइफ के लिए स्पेशल बॉडीगार्ड को कहा तब पता चला। अब आगे टीनू आगे बात कर पाता उसे पहले ही क्वीन ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और गुस्से से सामान फेंकते हुए बोली, किंग तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, तुम्हारी वाइफ कोई भी हो, उसे मरना होगा अब। क्वीन की आंखें गुस्से से लाल हो गई, उसमें अलग ही पागलपन और गुस्सा दिख रहा था। वीर ने नित्या को मैसेज किया, तुम फ्री हो जाओ तो मुझे मैसेज कर देना, मैं लेने आ जाऊंगा। हाँ टाइम से लंच कर लेना, काम के चक्कर में भूल मत जाना। नित्या वीर से नाराज थी लेकिन वीर का केयर देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। नित्या ने रिप्लाई करते हुए बोली, हाँ ठीक है। वीर को नित्या के मैसेज दोबारा की उम्मीद नहीं थी लेकिन नित्या का वापस रिप्लाई देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे सभी एम्प्लॉय हैरानी से वीर की ओर देखने लगे। उन्हें लगा नहीं था कि वो इस जन्म में अपने बॉस को मुस्कुराते हुए देख पाएंगे। टू बी कंटिन्यू। आखिर वीर ने नित्या को मनाने के लिए क्या सरप्राइज प्लान किया है? क्वीन आगे क्या करेगी? क्या विदुर सच में प्रिया का फायदा उठा रहा है या वह सच में नित्या को नुकसान पहुंचाएगा? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।